प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जयनेन्द्र। श्रोताओं, ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही भावपूर्ण है। भावपूर्ण इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब आह्वान किया अपने देश के नागरिकों से, जो अपने सेना के, अपने अर्धसैनिक बलों के उन तमाम सिपाहियों को दीपावली का शुभ संदेश भेजे अपनी तरफ से, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें शिरकत की, अपने संदेश भेजे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, चिट्ठियों के माध्यम से, ग्रीटिंग कार्ड्स के जरिए, बहुत सुंदर, बहुत सारी संख्या में पोस्टर्स बनाकर बच्चों ने भेजे। और उनको जब हम देखते हैं तो लगता है कि हमें या हमारे दिल में अपने उन देशभक्त सैनिकों के लिए कितना जज्बा है, कितनी बड़ी जगह है। और इसीलिए एक आभार के रूप में मान लीजिए आज के इस कार्यक्रम को, क्योंकि आप पूरे देश से जिन लोगों ने अपने सैनिकों को, सिपाहियों को जो संदेश भेजे दीपावली के लिए, तो अब ये बारी है संदेश फ्रॉम सोल्जर्स, यानी हमारे उन सैनिकों, सिपाहियों की तरफ से आप सबके आभार के रूप में संदेश जो हमने अपने कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड किए। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं। देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से लोगों के अपने जज्बात हैं, हमारे सैनिकों के परिवार के लोगों की अपनी भावनाएं हैं। उन सब पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और उस चर्चा का केंद्र बिंदु वही मन की बात का अंश है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने देशवासियों से पिछले मन की बात के माध्यम से साझा किया था। आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद PVSM VSM को। 1962 से लेकर 2002 तक एक लंबा वक्फा उन्होंने सेना में बिताया, इन्फेंट्री में बिताया। और निश्चित रूप से इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता कि बहुत करीब से हर हालात को उन्होंने, हर चुनौती को उन्होंने देखा है और उस चुनौती से रास्ते भी निकाले हैं और देश की हिफाजत में उनका योगदान भी बहुत बड़ा है। तो बहुत बहुत स्वागत है लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी आपका। धन्यवाद। जब हम सिपाहियों की, सैनिकों की बात करते हैं और उसमें आपसे बात करना एक अलग ही तरह का अनुभव हम सबके लिए होगा और हमारे श्रोताओं के लिए भी होगा, क्योंकि हम दूर बैठकर उन चीज़ों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपने उन चीज़ों को खुद जिया है और आपके माध्यम से आज के उन सैनिकों की परिस्थितियों के बारे में हम जानने के लिए और थोड़ी कोशिश करेंगे जो बड़े मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी देते हैं। हमारे सैनिक भाइयों ने, हमारे सिपाहियों ने कुछ अपने जज्बात आकाशवाणी में रिकॉर्ड करवाए शंकर साहब, और अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ हिस्सा, कुछ अपने ऐसे सैनिकों के, सिपाहियों के जज्बात को साझा करना चाहते हैं अपने श्रोताओं के साथ, ताकि हम बातचीत के मुद्दे को उसी के इर्द गिर्द आगे बढ़ाएं। अवश्य, जरूर कीजिए। आइए सुनते हैं, क्योंकि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्र हो या रेगिस्तान के इलाके हो, तमाम जगह पर जो सैनिक तैनात हैं, अर्धसैनिक बलों के और हमारे सेना के, उनमें से कुछ लोगों के जज्बात को आइए सुनते हैं जो अपने घरों से दूर, तीज त्योहारों से दूर, वहां हमारी हिफाजत के लिए तैनात रहते हैं। सुशांत कुलकर्णी, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। निश्चिंत रहिए, हम इधर आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। हमारा जो कर्तव्य है उसको निभाए। हम तो 9 मिनट इधर रहते हैं, 3 महीने में कोई फौजी भाई छुट्टी जाता है। ये फीलिंग होना चाहिए कि हाँ भाई, गर्व महसूस होना चाहिए कि भाई हाँ, मैं कुछ दिन से अलग हूँ। तो मैं यही बोलता हूँ कि जैसे बाकी देशों में होता है कि फौजियों के लिए अलग से सम्मान दिया जाता है, वैसे अपने देश में भी देना चाहिए सभी को। जी, मैं वाघमारे विश्वनाथ CRPF 142 बटालियन जोनीकीनगर गोलाघाट आसाम से होता हूँ। जिस तरह से पूरे देशवासियों ने जी अब के, हमें बहुत अच्छा लगा कि पूरे देशवासियों ने पूरे जवानों को याद किया। हमारा तो फर्ज है, हम तो पैदा ही उसी के लिए होते हैं। मैं तो ये समझता हूँ हमारा जन्म ही उसी के लिए हुआ है कि सब कुछ त्याग दे। आधा जीवन हम उधर उनकी सेवा में त्याग देते हैं। तो हमें कोई ये नहीं कि हर एक जवान को, हर एक देश के नागरिक को सिर्फ अपना देश के लिए, हर एक अपने ये है, देश अपने लिए क्या करता है या गवर्नमेंट अपने लिए क्या करती है, इससे बढ़िया हम देश के लिए क्या करते हैं, हमारा हर एक का कर्तव्य है। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके द्वारा। मेरा नाम लेफ्टिनेंट रवीश पठान है, मैं JNK से बोल रहा हूँ। अपने देश के लिए अगर कुछ कर सके तो बंदा करे और ऐसा काम करे कोई जिसमें उसका नाम रोशन हो। मैं तो यही चाहता हूँ अपने देशवासियों से, अपने जो आना चाहते हैं जॉब में, वो अच्छे से आए और लगन से, मेहनत से काम करें, देश का नाम रोशन करें। मेरा नाम नाइसुदा DB पंडा है। मैं इधर रंगापाड़ मिलिट्री स्टेशन से बात कर रहा हूँ, दीमापुर से। मैं संदेश देना चाहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वी आर बीइंग प्राउड टू बी बीइंग द पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। और हमारा जवानों को शुभकामना दी है सभी लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देशवासियों के लिए मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे हम लोग अपने फैमिली से दूर रह के अपना बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ तो नेशन के लिए डेडिकेट करते हैं, तो उसके लिए जो देशवासी ने जो हमको साथ दिया दिवाली के मौके पर फौजी जवान को, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। मेरा नाम आनंद कुमार। देशवासी लोग ने हमारे को जो दीपावली का मुबारक दिया वो अच्छा है। थैंक यू।
लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, देखिए अब जैसे अब एक हमारे सिपाही ने बोला कश्मीर से कि बहुत मुश्किल हालात होते हैं, लेकिन देश के लिए कुछ करना एक अलग ही बात होती है। अब नौकरी हम सब करते हैं, देश में तमाम ऐसे विभाग हैं, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां लोग काम करते हैं। सेना में काम करना एक अलग बात है जहां हम देश के लिए कुछ करते हैं। उस जज्बे को आप किन शब्दों में बयान करेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपसे एक लफ्ज से सहमत नहीं हूँ जी। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। हाँ। मुश्किल वो होता है जो आप समझते हैं मुश्किल है। एक सैनिक इस काम को मुश्किल नहीं समझता। एक सैनिक इस काम को अपनी ड्यूटी समझता है, अपना कर्तव्य समझता है और अपने आप को एक उस निगाह से देखता है कि मैं देश की किसी तरह से सेवा कर रहा हूँ। कठिनाई की क्या बात है इसमें? हाँ। कठिनाई तो क्या हर जगह हो सकती है, लेकिन इस कठिनाई को दूसरे नजरिए से एक सैनिक देखता है। अब आपको मालूम है, दीपावली की बात कर रहे हैं आप, अक्सर ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, मेजॉरिटी के साथ, कि दीपावली के समय वो अपने घर नहीं आ पाते। बिल्कुल। और मैं अगर आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि 1971 के जब युद्ध हुआ, उस समय दिवाली के समय मैं छुट्टी पे दिल्ली में घर आया था और दिवाली की दिन मुझे एक टेलीग्राम मिला। उस जमाने में टेलीग्राम आते थे कि आप तुरंत यूनिट में वापस आइए। दिवाली की रात को मैं ट्रेन से वापस गया। मेरी मदर ने कहा कि अच्छा कल सुबह पूजा करके चले जाइए। हमने कहा पूजा जल्दी कर लीजिए, हमें जाना अवश्य है अभी। अब इसी चीज को आप कठिनाई देखें तो बड़ा कठिन है। इसी चीज को अगर आप ये देखें कि हमारा कर्तव्य, हमारा गौरव है कि हमें इस किस्म का मौका मिल रहा है, इस किस्म की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम देश की सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और मैं समझता हूँ कि एक सैनिक अपने आप को बहुत डिफरेंटली देखता है। नौकरी तो सब करते हैं, इस नौकरी में कुछ और ही मजा है। ये नौकरी नहीं है, ये एक एडवेंचर है। ये एक देश के लिए आपको मौका मिल रहा है पहाड़ियों पे जाने का, जंगलों में जाने का, किस्म किस्म के हथियार चलाने का। और अगर आप में सब में आपको कामयाबी होती है तो आपको अवश्य ये लगेगा कि मैं तो ये बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि समाज और देश को ये तो जानना चाहिए कि किन हालात में हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए आप काम करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डिफरेंट टेरेन्स, फर्क टेरेन्स में नौकरी करनी पड़ती है। हाँ। अब हम लोग जो हैं, जैसे अमूमन जो व्यक्ति है देश का, वो सोचता है जी दिल्ली जैसी जगह है, कानपुर है, इलाहाबाद है, पटना, ऐसी जगहों में नौकरी हो रही है। नहीं, हमारी नौकरी हो रही है सियाचिन ग्लेशियर में, हमारी नौकरी हो रही है कश्मीर की घाटी में हाई ऑल्टीट्यूड पे, हमारी नौकरी हो रही है राजस्थान में, हमारी नौकरी ईस्ट में हो रही है जंगलों में। तो ये जो टेरेन इटसेल्फ इज ए वेरी बिग चैलेंज। उसके बाद अब मौसम देखिए आप जी। अब हर किस्म के मौसम में आपको अपने लिए अपनी तैयारी को जारी रखना है। चाहे बर्फ गिर रही हो, अब ये तो है नहीं कि बर्फ गिर रही है उस समय लड़ाई नहीं हो सकती या दुश्मन फायर नहीं करेगा। अगर बारिश हो रही है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उस समय दुश्मन फायर नहीं करेगा। अब इस किस्म के हालात में अगर आपको खुले मैदान में रह के बारिश में और बर्फ में और गर्मी के तापमान जो 50 डिग्री तक रेगिस्तान में जाते हैं उसमें आपको काम करना पड़े, तो एक तरह से ये चैलेंज है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जी जरूर। 1971 वॉर में मैं एक मेजर था। अच्छा। और कारगिल में लड़ाई थी उस समय भी, वहाँ टेम्परेचर -30 डिग्री था। अच्छा। हम लोग 7 दिन अटैक पोजीशन में रहे। 7 पोस्ट को हमने पाकिस्तान में अटैक किया और कब्जा किया। 7 रात हम खुले आसमान के नीचे बिना खाना और बिना पानी के, जो लोकल पानी नहर वहर झरने वरने थे उनसे पिया, बिना खाना के ठंड में 7 दिन रहे। -30 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं हुआ। जी। हुआ क्या? उनके लोगों को प्रिजनर बनाया, उनके हथियार एमिनेशन को कब्जा किया। तो देख लीजिए, ये तो इसको आप क्या कहेंगे कि -32 में नॉर्मल क्लोथिंग में, नॉर्मल बूट्स में। हाँ, जरूर है कि कोई लोग बीमार हुए, जरूर है बहुत लोगों के फ्रॉस्ट बाइट्स और इस किस्म की सर्दी की बीमारी हुई, लेकिन फौजियों को ये करना है। ये मुश्किल काम है, अवश्य मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो फौजी इस चीज को इस तरह से सोच के चलता है कि मुझे तो ये काम करना है, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बर्फ हो, चाहे टेम्परेचर 50 डिग्री प्लस हो या 50 डिग्री माइनस हो, मुझे तो कार्य करना है और इस डिफिकल्टी को दूर करना ही मेरे लिए ठीक है। अगर इसमें मैं दूर करने की कोशिश नहीं करूंगा तो मैं अवश्य मर जाऊंगा। तो इन हालात में जब आपका लाइफ एंड डेथ का सवाल है, अगर आप इसको चैलेंज की तरह आगे नहीं बढ़ेंगे तो अवश्य डेथ विल कंज्यूम यू। और अगर इसी चीज को आप ओवरकम करके चलेंगे तो यू विल बी अलाइव।
आई एम अलाइव एट 74 बिल्कुल। आफ्टर 40 इयर्स ऑफ सर्विस। बिल्कुल फिट हैं आप। अब फिट तो जितना है वो तो खैर छोड़िए, लेकिन बात यह है कि देखिए 40 एंड आई बीन इन इन्फेंट्री। इन्फेंट्री में पैदल की फौज को सबसे आगे जाना पड़ता है लड़ाई में जी। हम लोग 7-7, 8-8 दिन के पेट्रोल्स पे जाते हैं, चाहे लड़ाई नहीं भी हो रही है, पेट्रोलिंग तो कंटिन्यूसली होती है। हाँ। अब पेट्रोलिंग में आप कहाँ सोएंगे रात को? रात को सोएंगे तो दुश्मन आ जाएगा आपके ऊपर, तो आपको रात को जगना है। दिन में किसी ऐसी जगह अपने आप को पनाह देनी है कि दुश्मन आपको देख ना सके और आप भी काम कर सकें, चाहे बारिश हो रही है, चाहे बर्फ गिर रही है। तो इन सब चीज़ को करना, तो मैं समझता हूँ एक फौजी इस चीज़ को, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। वो एक जुनून, एक पैशन की तरह उसको वो करता है, तभी जी बिल्कुल, एक तरह से पैशन ही है ये। हाँ। एक तरह से पैशन ही है, क्योंकि जिस तरह से नौकरी करते हुए, यानी और तमाम तरह की सरकारी नौकरियां होती हैं, उसको करते हुए, उसको देखते हुए, ये बिल्कुल एक अलग तरह की चीज है। नौकरी हो सकती है, ये नौकरी है ही नहीं। बिल्कुल, दिस इज सर्विस टू द नेशन। बिल्कुल सच बात है। देखिए, अच्छा, इसमें उन सैनिकों का अपना जो ये जज्बा है, पैशन है, उसके लिए बहुत और चीजों का सपोर्ट भी उसको मिलना चाहिए, और मिलता भी है मुझे लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट तो परिवार की तरफ से होता है। सबसे बड़ा सपोर्ट उसकी रेजिमेंट में होता है। अच्छा। सबसे बड़ा सपोर्ट उसके बड़ी पार्टनर का होता है। हाँ। फैमिली तो बैठी है पटना में या इलाहाबाद में या बरेली में, उसका सपोर्ट क्या होगा? वो तो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करें, वो आपको लिए प्रेयर्स कर रहे हैं वहां से। अब हमें यहाँ जहाँ हम बैठे हैं वहां सपोर्ट कौन करेगा? हमारा बड़ी पेयर, जो फिजिकल एक सपोर्ट इमीडिएटली। एक कंबल है, बारिश हो रही है। हाँ। अब एक कंबल में आप कैसे बैठेंगे? तो बड़ी पार्टनर का कंबल और दोनों बड़ी बैठ के 2 कंबल के नीचे बैठेंगे। ये एक दूसरे की देखभाल हुई ना। अगर खाना खत्म हो रहा है, एक चपाती रह गई है, एक शक्करपारा रह गया है, तो बड़ी पेयर के साथ उसको आधा आधा खाएंगे। तो कौन एक दूसरे की मदद कर रहा है? बड़ी पेयर। ये कहाँ से आ रहा है? ये अपनी रेजिमेंट से आ रहा है। एक रेजिमेंट जो है, जैसे चाहे गोरखा राइफल्स हो, चाहे पंजाब रेजिमेंट हो, हम ये देखते हैं कि हमारी रेजिमेंट में कोई ऐसी हरकत ना हो जाए, किसी को किसी किस्म की परेशानी हो जाए। अगर कोई आदमी बीमार हो जाएगा, उसका बड़ी पेयर, उसके जो साथी हैं, उसको लेकर जाएंगे। भारत सेना ने आज तक किसी कैजुअलिटी को पीछे नहीं छोड़ा है। उसके साथी जो हैं, उसका बड़ी पेयर जो है, उसके जो रेजिमेंटल एसोसिएट्स हैं, उसकी बॉडी हो या इंजर्ड हो, उसको सही जगह लेकर जाएंगे। तो वो है, मैं समझता हूँ, एक दूसरे की देखभाल करना और मदद करना। मुझे दरअसल सुमन की बात याद आ रही थी। सुमन प्रकाश जो है बिहार की हैं, और इनके पिताजी फौज में थे, शहीद हो गए लड़ाई में। इनके परिवार के और भी लोग फौज में हैं, और इनका, सुमन का जज्बा जो है वो जनरल साहब कमाल का है। क्योंकि जब भी फौजियों की बात होती है, सिपाहियों की बात होती है, तो कहती मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आती है, लेकिन मैं खुद फौज में जाना चाहती हूँ। और एक गीत बड़ा सुंदर सा अपने आप बनाया है और गाया भी है, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास हमें मिली है। मैं सुनवाना चाहता हूँ श्रोताओं को भी और आपको भी, कि एक शहीद की बेटी का जज्बा इस हिंदुस्तान में क्या हो सकता है, या परिवार का क्या हो सकता है। ये बहुत हौसले की बात है। आइए सुनते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरे लिए देश बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। मैं भी खुद फौज में जाना चाहती हूँ, पर मेरा तकदीर ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरे पापा खुद फौज में थे, वहीं डेट कर शहीद हो गए। मेरा भैया भी है, और मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोग को देखते हैं तो जैसे मेरे पापा का महसूस कमी पूरा हो जाता है। उनके लिए बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। भगवान से, माता रानी से मैं ये दुआ कहूंगी, उनका हर मुकाम पे माता रानी उनका सहाय बने, हमेशा उनका रक्षा करे। एक बहन के रूप में हम उनको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। मेरा कोई भाई तो नहीं है, पर हाँ, हम सब भाइयों के लिए, जितना फौजी भाई है, सबके लिए हम व्रत रखे हुए हैं। मैं उनके लिए कुछ गाना चाहती हूँ। गाँव की अधिकारी हम मेरे बड़ी का भैया हो, भैया हाथी बाकी पोखरी खना दियो, चंपा फूल लगा दियो ना, फूल लोढ़ाना आहे हार गाँचू है, आहे देहो हार पहिरत बहिनो, चकीवा खेलत हो, कहाँ बसाए बनती ती रहे, आही कहाँ बसाए राजा हंस, चकीवा खेलब है। तो ये सभी फौजी भाइयों के लिए एक तरह से भैया दूज के मौके पर एक बहन की तरफ से ये तोहफे के रूप में भी सुमन ने ये गीत गाकर
आप तक पहुंचाया है श्रोताओं, और हम सुमन के जज्बे को भी सलाम करते हैं, नमन करते हैं। निश्चित रूप से ये जो मैं कह रहा था, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की कि रेजिमेंट में उसका अपना बडी, उसका अपना साथी जो है वो उसका सबसे बड़ा सपोर्ट करने वाला व्यक्ति होता है। परिवार की तरफ से ये सपोर्ट तो कम से कम होता ही है। जनरल साहब की वही हौसला रखते हैं वो, बिल्कुल, आखिर है तो इंसान ही हम, ऑफ कोर्स। तो कहीं ना कहीं अगर उसके घर से रोज परेशानी की चिट्ठी आएंगी, रोज रोने धोने की चिट्ठी आएंगी, तो अवश्य इसकी मानसिक जो संतुलन है खराब हो जाएगा जी। तो फैमिली कहती है आप चिंता ना करें, हम यहाँ ठीक हैं, बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं, माता पिता ठीक है, तो ये किस्म का कितना सपोर्ट है। बिल्कुल। और ये फैमिली की तरफ से अगर सपोर्ट नहीं होगा तो सैनिक वहाँ नहीं रह पाएगा। तो यही सोचता रहेगा कि मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, उस समय पे पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, परेशानी होगी। और हमारे जमाने में तो कोई सेल फोन थे नहीं, सिर्फ पत्र के हिसाब से होता था, और एक पत्र आने जाने में 15 दिन लगते थे। और अगर आप फार फ्लंग एरियाज में हैं तो वहाँ तो पत्र आपको मिलेगा, कोई हवाई जहाज आएगा वो ड्रॉप करेगा कहीं मेल, हो सकता है कि वो किसी खड्डे में चले जाए, मिले ही ना कभी। तो अगर आपकी चिट्ठी आपके घर से चली है 1 तारीख को, तो बड़ी खुशी की बात होगी अगर वो 10-15 तक वहाँ पहुँच जाए, और हो सकता है ना भी पहुँचे। लेकिन आजकल तो सेल फोन आ गए हैं, हर एक परिवार के पास, हर एक सैनिक के पास सेल फोन है। एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से इतना अच्छा नहीं भी है। अच्छा इस माने है कि वो अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट में है। आपने कई एक बड़े अच्छे अभी वाक़े सुने होंगे पिछले 3-4 साल में कि अच्छा मैं आज शाम को पेट्रोल में जा रहा हूँ, वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, आऊँगा तो शायद अगर नहीं आया तो लिपट के आऊँगा तिरंगे में। इस किस्म के आपने वाक़े सुने हैं जी। तो फैमिली के संग कम्युनिकेशन ज़रूरी है, फैमिली की सपोर्ट उस कम्युनिकेशन के ज़रिए ज़रूरी है। अगर आज सुबह शाम बेबी रिंग करती रहे सिपाही को, हम तो मर गए, हाँ हमें खाना नहीं मिल रहा, हमें बच्चों की परेशानी है, ये है वो है, तो ये सैनिक घबरा जाएगा ना, परेशानी हो जाएगी। इसमें देशवासियों का बड़ा रोल है, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल है। हम फौज से कितनी दफ़ा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जो ग्राम पंचायत हैं, जो कलेक्टर्स हैं, जो मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको चिट्ठियाँ लिखते हैं कि प्लीज़ आप सैनिक परिवार के जो कठिनाई है उस पर गौर करें और उसको दूर करें। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे जनरल साहब, लेकिन अभी मैं ये तमाम जो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स आई हैं और उनको सुनने के बाद, आपकी बात सुनने के बाद मुझे एक गीत याद आता है, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। श्रोताओं को वो गीत सुनवाते हैं और फिर लौट कर आते हैं और आपसे बातचीत करेंगे इसके बारे में। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। तेरे
मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे। श्रोताओं, कार्यक्रम में पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब से हम इस कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं। संदर्भ तो आप जानते ही हैं, क्योंकि पूरे देशवासियों ने तमाम अलग अलग माध्यमों पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो अपने सिपाहियों को, सैनिकों को, चाहे वो हमारे सेना का हिस्सा हो या अर्धसैनिक बलों का हिस्सा हो, उन सबको सलाम भेजा, शुभकामनाएं भेजी। और उनमें से कुछ वापस हमने जब रिकॉर्डिंग्स की अपने ऐसे सैनिकों की, अपने देशवासियों की, तो उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। उनके जज्बात, उनका हौसला, और जनरल साहब आपकी बात से भी लगा कि नहीं, जो हौसला है ना वो कुछ अलग तरह का है हमारे फौजियों का। लेकिन एक अपेक्षाएं होती हैं, जो सिपाही अपने देश के लिए सब कुछ भूलकर अपने को कुर्बान करने के लिए, लड़ने के लिए और जीतने के लिए सरहद पर वहां तैनात है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो सीआरपीएफ का हिस्सा हो, चाहे आईटीबीपी का हो, चाहे बीएसएफ का हो या सेना का हो, उसको ये बात भी महसूस होती है कि सिर्फ दीपावली क्यों, वो सम्मान और वो सपोर्ट हमेशा मिलना चाहिए उस सिपाही को और उस सैनिक को। जैसे आप बात कर रहे थे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोग लगातार संपर्क करके सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि स्थानीय स्तर पर उनके परिवारों को पूरा सपोर्ट मिले। जी, किस तरह के सपोर्ट की जरूरत महसूस होती है? देखिए, अक्सर जो हमारे सिपाही होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है प्रॉपर्टी की। पीछे जमीन है, उसमें कोई और कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसमें कोई केस चालू हो गया। अब बेचारी फैमिली की जो है, उसकी वाइफ है या मदर है, वो मदर फादर एजेड है, वाइफ बेचारी कर नहीं पा रही है, उस समय उसको मदद चाहिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, उसका लैंड केस रिजॉल्व हो सकता है बच्चों को स्कूल में एडमिशन ना मिल रही हो, उस समय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती है कि फौजी जो फैमिलीज हैं उनके बच्चों को एडमिशन मिले गांव में। शहरों में बात अलग रही, और ज्यादा सैनिक तो गांव से आते हैं जी। तो हमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल एड्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है ठीक से। अगर किसी चीज की परेशानी है तो कैन दे अरेंज ट्रांसपोर्ट टू सेंड देम टू अ बिगर हॉस्पिटल। सो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत और इसमें होता क्या है कि परिवार के अंदर ही, जैसे कोई कजन ब्रदर हुए या कोई ब्रदर अलग से निकल गए, इसी में झगड़े होते हैं। और इन झगड़ों को रिजॉल्व करने के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोकल पंचायत जो है, उनका बड़ा अहम रोल रहता है। और अगर वो अपना रोल निभाएंगे तो सैनिक बड़ा खुश रहता है फॉरवर्ड एरिया में। जी हाँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरी फैमिली पीछे वेल लुक्ड आफ्टर है, मुझे चिंता नहीं है उनकी। जी, ये बड़ी जरूरी बात है। देखिए, एक सीआरपीएफ के हमारे साथी हैं, उन्होंने भी अपने जज्बात, अपनी बात को रिकॉर्ड करवाया, हमें भेजा, और उनकी बात हम श्रोताओं तक भी पहुंचाना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। मैं आपके माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बस एक दिवाली या दशहरा या अन्य कोई जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन नेशनल फेस्टिवल को छोड़ के सब इसी वक्त में जवानों को या देशभक्ति को याद न करते हुए पूरे हिंदुस्तान को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा दिल में एक आस रखनी चाहिए कि अपने देश के प्रति, अपने देश के जवानों के प्रति। एक जवान को जब छुट्टी के दौरान वो छुट्टी पे आता है तो उसको बैठने के लिए कोई सिविलियन सीट भी अवेलेबल नहीं देता। या हम कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम फौजी है, थोड़ा हमारा टिकट कंफर्म नहीं, थोड़ा हमें एडजस्ट कीजिए, तो कोई यहाँ से सीट के बगल में कोई बैग रखने के लिए तक जगह नहीं देता। ये सिविलियन की सच्चाई है। तो ये भी मैं यहाँ पर मेरे दिल में थोड़ा नहीं गया, एक सिपाही बोलकर मैं बता रहा हूँ आपको कि सिविलियन यहाँ पर फिर भी हमें संदेश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे दिल में ये भी बात है, पूरे जवानों की तरफ से मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, उनको मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, कुछ उनके वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। तो उसको एडजस्ट भी नहीं कर पाते, बोला ये तो मेरी सीट है, मैं यहाँ पर एडजस्ट नहीं करूंगी, ये होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये सबकी एक ख्वाहिश, एक इच्छा ये तो रहती है, मुझे लगता है, और स्वाभाविक सी बात है कि सिविल सोसाइटी में जब वो आए, मूव करें, उनको चाहे वो ट्रेन में हो, बस में हो, पब्लिक प्लेस पर हो, हर जगह एक सम्मान उनका हक बनता है और उनको मिलना चाहिए। ये कोई हम फेवर नहीं करते कि अगर कोई सैनिक खड़ा है बस में और हम बैठे हैं तो अगर हम उसको ऑफर करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा जनरल साहब मैंने सुना कि 4 दिन की जर्नी करके, यात्रा करके कोई सिपाही आया है, वो बहुत बुरी हालत में है, थका हुआ है,
लेकिन हमारा फर्ज अगर ये नहीं बनता कि हम उठ के उनको सीट दे दें, उनको थोड़ा सा आराम, ये भी एक सम्मान का तरीका है। मैं बड़ी खुशी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर चर्चा की है अभी जी, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका में जब सैनिक निकलते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं। दुनिया में कई देशों में परंपरा है, अभी वो परंपरा हमारे देश में पनपी नहीं है, लेकिन वो पनप ऐसी है, हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के किसी देश में, मान लीजिए आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं, सैकड़ों मुसाफिर बैठे होते हैं एयरपोर्ट पे, और अगर फौज के 2-4 जवान यूनिफॉर्म में वहां से निकलते हैं तो एयरपोर्ट पर बैठे हुए सारे नागरिक खड़े हो जाते हैं, तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं और वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, अपने जो जहाज में जाना है चले जाते। रेलवे में कहीं दिखाई दिए तो वहां के देश के नागरिक उनको देखते ही खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, उनका गौरव गान करते हैं। क्या हम हमारे देश में धीरे धीरे ये स्वभाव बना सकते हैं क्या? मेरे फौज के लोग जाते हो कहीं भी, हर समय युद्ध के समय उनको याद करें, वो ठीक नहीं है। 24 घंटे उनके प्रति हमारे मन में आदर रहना चाहिए, उनके प्रति भक्ति भाव रहना चाहिए। चीजें छोटी होती हैं, लेकिन सामान्य जीवन पर और खास करके फौजी के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक जमाना था, होता था, लेकिन अब ये दिन पे दिन खत्म ही होता चला जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जब भी बुरा वक्त आता है देश के लिए, आप देखिए पंजाब में देखिए ज्यादातर लड़ाई वेस्टर्न फ्रंट पे ही होती है। पूरा जो गांव है वो उनको लस्सी पिला रहा है, उनको खाना दे रहा है, ये आपने सुना होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री इसको एक्सेप्ट करते हैं कि जब तक पूरा देश उनके लिए खड़े होकर उनको सलाम नहीं करेगा तब तक सैनिक काम नहीं कर सकता। और उन्होंने अमेरिका और शायद एक आध और कंट्रीज का एग्जाम्पल भी दिया है अभी। तो अब मैं उम्मीद रखता हूँ कि कुछ देशवासी इस चीज पर गौर करेंगे और सैनिकों का कुछ तो रेस्पेक्ट करेंगे। दरअसल हम अपने सिर्फ भावनाओं तक ही ना रखें, उसको एक्शन में चीजों को तब्दील करें, उनको व्यवहारिक जिंदगी में हम वो करें। क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में लोगों में देशभक्ति की भावना, सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना बहुत है, लेकिन वो व्यवहार में चीजें आनी चाहिए। देखिए, इस विषय पे कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं जी। लड़ाई जब खत्म होती है, जैसे कारगिल की हुई या 62 की हुई या 65 की हुई, उसके बाद बहुत फिल्में बनती। आपको एक फिल्म देखनी चाहिए जिसका नाम है लक्ष्य जी, और उस लक्ष्य से आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से फौजी काम करता है और किस वजह से काम करता है। और अगर आप ठीक समझे तो उसके एक आध जो गाने हैं, मैं बिल्कुल वही तैयार हूँ और उन गानों को अगर आप पेश करें, खास तौर से लक्ष्य फिल्म के जी, इतने जबरदस्त गाने हैं वो। कंधों से मिलते हैं कंधे, बिल्कुल, क्या बात है, इतना जोश भरने वाला दुश्मन के दिल हिलते हैं वाकई। आइए ये गीत सुनते हैं, बिल्कुल ये गीत सुनना बनता है और इस गीत को सुन के हमारे अंदर भी जोश पैदा होता है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जो
दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। एक चेहरा अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये जमीन ये आसमां, है ये हवा है ये समा। हर रास्ते ने हर वादी ने हर पर्वत ने सदा दी, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बाजी। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कार्यक्रम में श्रोताओं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद PVSM VSM आपसे हम आज बातचीत कर रहे हैं। संदर्भ आपके वो तमाम पत्र, बहुत बड़ी संख्या में आई हुई आपकी ग्रीटिंग्स, आपके जज्बात जो अपने सैनिकों के लिए और सैनिकों की तरफ से आपके लिए आभार के रूप में। लेकिन बीच में जो सैनिकों के परिवार, उनके मित्र, उनके शुभचिंतकों की बहुत सारी बातें हम तक पहुंची हैं और वो बात भी हमें बहुत खुशी है कि हम शेयर कर पा रहे हैं, साझा कर पा रहे हैं। जनरल साहब जैसे इंदर सिंह सांगवान हैं चरखे दादरी से, उन्होंने एक बात कही है कि इनके परिवार में भी लोग हैं जो कि फौज में हैं, सिपाही रहे हैं भी। तो इनका ये कहना है कि घर की चिंता छोड़कर आप देश की चिंता करो, घर हम संभाल लेंगे। तो एक जो आप कह रहे थे कि परिवार की तरफ से एक जो सपोर्ट मिलता है जब, तो कम से कम निश्चिंत होकर एक सिपाही जो है अपने कर्तव्य के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए आगे बढ़ता है। और उसी संदर्भ में आपने एक बात प्रधानमंत्री महोदय की बात की थी कि उन्होंने जब पूरे देश का आह्वान किया कि अपने सैनिकों का हमें सम्मान इस ढंग से करना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसका असर होता है, उससे प्रेरणा मिलती है। आपकी इजाजत हो तो मैं प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो अंश भी यहाँ सुनवाना चाहेंगे, ताकि वो चीजें जो आपने जिक्र किया और हम उसको दोबारा एक बार फिर से सुने, समझें, उस बात के मर्म को समझें और उसको अपने व्यवहार में भी अपनाएं। आइए सुनते हैं। पिछले कुछ महीनों से जो घटनाएं आकार ले रही हैं, हमारे सुख चैन के लिए हमारे सेना के जवान अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। मेरे भाव विश्व पर सेना के जवानों की, सुरक्षा बलों के जवानों की ये त्याग, तपस्या, परिश्रम मेरे दिल दिमाग पर छाया हुआ रहता है। और उसी में से एक बात मन में कर गई थी कि यह दिवाली सुरक्षा बलों के नाम पर समर्पित हो। मैंने देशवासियों के संदेश टू सोल्जर्स एक अभियान के लिए निमंत्रित किया, लेकिन मैं आज सर झुका करके कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा
जिसके दिल में देश के जवानों के प्रति जो अप्रतिम प्यार है, सेना के प्रति गौरव है, सुरक्षा बलों के प्रति गौरव है, जिस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति हुई है, ये हर देशवासी को ताकत देने वाली है। सुरक्षा बल के जवानों को तो हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना हौसला बुलंद करने वाला आपका एक संदेश ताकत के रूप में प्रकट हुआ है। स्कूल हो, कॉलेज हो, छात्र हो, गांव हो, गरीब हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, राजनेता हो, खिलाड़ी हो, सिने जगत हो, शायद ही कोई बचा होगा जिसने देश के जवानों के लिए दिया न जलाया हो, देश के जवानों के लिए संदेश न दिया हो। मीडिया ने भी इस दीपोत्सव को सेना के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर में पलट दिया, और क्यों न करे, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, इंडो तिब्बतियन पुलिस हो, असम राइफल्स हो, जल सेना हो, थल सेना हो, नभसेना हो, कोस्ट गार्ड हो, मैं सबके नाम बोल नहीं पाता हूं, अनगिनत ये हमारे जवान किस किस प्रकार से कष्ट झेलते हैं। हम जब दिवाली मना रहे हैं, कोई रेगिस्तान में खड़ा है, कोई हिमालय की चोटियों पे, कोई उद्योग की रक्षा कर रहा है, तो कोई एयरपोर्ट की रक्षा कर रहा है। कितनी कितनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। हम जब उत्सव के मूड में हो, उसी समय उसको याद करें, तो उस याद में भी एक नई ताकत आ जाती है, एक संदेश में सामर्थ्य बढ़ जाता है, और देश ने करके दिखाया। मैं सचमुच में देशवासियों का आभार प्रकट करता हूं। कईयों ने जिसके पास कला थी, कला के माध्यम से किया। कुछ लोगों ने चित्र बनाए, रंगोली बनाई, कार्टून बनाए, जो सरस्वती की जिन पर कृपा थी उन्होंने कविताएं बनाई, कईयों ने अच्छे नारे प्रकट किए। ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा नरेंद्र मोदी ऐप या मेरा माई गॉव, जैसे उसमें भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा है, शब्द के रूप में, पीछे के रूप में, कलम के रूप में, रंग के रूप में, अनगिनत प्रकार की भावनाएं। मैं कल्पना कर सकता हूं मेरे देश के जवानों के लिए कितना गर्व का एक पल है। तो ये निश्चित रूप से बहुत एक भावपूर्ण आह्वान है देशवासियों से प्रधानमंत्री महोदय का कि हमें अपने सैनिकों, अपने सिपाहियों के लिए किस तरह से उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। अब संभल से एक हमारे साथी हैं जिन्होंने अपना संदेश दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद सेना में भर्ती होकर लड़ना चाहता हूँ, और हम बिल्कुल साथ हैं अपने सिपाहियों सैनिकों की। ये अंश भी सुनते हैं जरा संभल से हमारे इस श्रोता का। मैं देश के जवानों के लिए संदेश देना चाहता हूँ। हमारे देश के जवान इतनी दिलो जान से अपना सब कुछ त्याग करके, परिवार को छोड़ करके अपने देश को बचाने के लिए दिन रात सरहद पर लड़ रहे हैं। उनके सम्मान के लिए पूरा देश उनके सम्मान के लिए खड़ा है। अगर जरूरत पड़ी तो देश की रक्षा के लिए मैं भी फौज में, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि मैं भी लड़ना चाहता हूं देश की रक्षा के लिए। तो दिलो जान से देश की रक्षा के लिए जो एक प्रेरणा देने की बात है या संदेश देने की बात है, इन सभी बहुत सारे श्रोताओं ने हमें भेजा है, और इससे पूरे देश का सम्मान भी बढ़ता है, बढ़ा है, निश्चित रूप से बढ़ा है। जनरल साहब, जो बात हम करना चाह रहे थे आपसे कि क्योंकि युवाओं में भी एक बड़ा उत्साह रहता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कि एनसीसी कर रहे हैं, एनसीसी के बाद सेना में जाना चाहते हैं, उनके अंदर भी एक वो जज्बा रहता है। आखिर वो क्या है जो सेना में भर्ती होने के बाद आपकी पूरे सोच और व्यक्तित्व में परिवर्तन ला देता है? देखिए, जब एक व्यक्ति सेना में भर्ती होता है जी, चाहे वो अफसर के रूप में भर्ती हो या चाहे वो जवान के रूप में भर्ती हो, पहले जवान की बात करते हैं। हाँ। हमारे जवान भर्ती होते हैं तो एक रेजिमेंटल सेंटर में जाते हैं। अच्छा। जैसे दिल्ली में राजपूताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर है, रामगढ़ में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर है, वाराणसी में गोरखा रेजिमेंटल सेंटर है। तो जिस रेजिमेंट में भी ये रिक्रूट हो रहा है वह रेजिमेंटल सेंटर में जाता है जी। वहाँ ये तकरीबन 30-32 हफ्ते की ट्रेनिंग करता है। उस ट्रेनिंग के दौरान उसकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, वेपन ट्रेनिंग होती है, और किस्म की ट्रेनिंग होती है, टैक्टिकल ट्रेनिंग, लेकिन सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है उसकी रेजिमेंटल हिस्ट्री के बारे में। अच्छा। कि मेरी रेजिमेंट 200 साल पुरानी है, आज तक कोई एक वाक्य नहीं हुआ हजारों लड़ाइयों में कि किसी ने पीठ दिखाई हो। अगर तुमने कभी ऐसा कर दिया तो इस 200 साल का जो इस यूनिट की हिस्ट्री है, रेजिमेंट की हिस्ट्री है, वो बर्बाद हो जाएगी। ये उस व्यक्ति के एक बच्चा जो यंग 16, 17, 18, 19, 20 साल का भर्ती होकर आया है, उसके दिमाग में लगती है कि हाँ, अगर मैंने कुछ गलत काम कर दिया
अगर मैंने दुश्मन के सामने पीठ दिखा दी तो इस रेजिमेंट जो 200 साल से अपनी हिस्ट्री पर नाज करती है उस पर एक बड़ा भारी धब्बा लग जाएगा। दूसरा एक सैम मैनेक्शॉ का वाकया याद आया मुझे। अच्छा। उन्होंने एक दफा जैसे अफसरों की ट्रेनिंग में कहा इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जी, और उन्होंने कहा कि अगर तुम कभी लड़ाई में हार के आए तो तुम्हारी घरवाली भी तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सैम मैनेक्शॉ जो फील्ड मार्शल थे जी, उनके लफ्ज हैं IMA कैडेट्स को ऑन अ पासिंग आउट परेड। तो जो एक यंग ऑफिसर बन रहा है आज सेकंड लेफ्टिनेंट, वो इस किस्म के लफ्ज सुनता है एक फील्ड मार्शल से, वो भी मैनेक्शॉ साहब जैसी पर्सनालिटी से जी, कि अगर आप किसी समय सेकंड आ गए इस फौज में तो आपकी घरवाली भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आपके जीवन में, अगर आप मिसाल के तौर में कहिए कि अगर आप छुट्टी पर हैं और लड़ाई लग रही है, आपको एक टेलीग्राम आता है कि आप वापस आइए, अगर आप वापस नहीं जाएंगे किसी वजह से, आप अस्पताल में भर्ती हो जाएं बीमार होके, तो आपके घर वाले, आपकी जो पत्नी है ना, उसके दिल में भी आपके लिए इज्जत थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके दिल में भी आपके लिए थोड़ी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं, माय मदर एंड माय वाइफ इवन टुडे आर वेरी प्राउड दैट ऑन दिवाली नाइट आई लेफ्ट फॉर वॉर। जी, मुझे लगता है ये वो सबसे शेयर करते होंगे और बहुत प्राउड, बड़े गर्व के साथ करते। जी बिल्कुल। और ये है भी, ये सच बात है, क्योंकि कहीं कुछ मोमेंट्री या क्षणिक रूप से हम कभी अगर भावनात्मक रूप से कहीं कमजोर होने लगते हैं, वो चीजें अगर हम उसको नियंत्रण में ले लें तो आगे के लिए कम से कम मुंह छुपाने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। और आगे के लिए बहुत कुछ और भी बात है, जैसे ओडिशा से हमारे एक श्रोता ने, देखिए कितनी सुंदर बात उन्होंने रिकॉर्ड करवाई, उन्हीं की आवाज में ये बात हम सुनना चाहते हैं। ये कहती है कि अगले जन्म में मेरी ख्वाहिश है कि या तो मैं किसान के रूप में पैदा हूँ या जवान के रूप में पैदा हूँ। बहुत अच्छी और बहुत भावपूर्ण आपने बात कही है, आइए ये सुनते हैं। काबंतिका पंडा, कटक उड़ीसा से बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगले जन्म में जब मुझे भगवान जन्म दे तो एक कृषक या सोल्जर दे, तो हमारी लाइफ का कुछ वैल्यू है, कुछ देने के लिए कर्म से ही वो उनके जीवन के मूल्य बहुत बहुत ही मूल्य है। जय जवान जय किसान। तो जीवन जनरल साहब धन्य मानने का एक वजह जो है वो सैनिक के रूप में पैदा होना है। ये इतना बड़ा एक भावनात्मक रूप से सम्मान की बात हम अपने मन में महसूस करते हैं। और बहुत सारे और सैनिकों के भी हमारे पास जो उन्होंने रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं वो भी हम श्रोताओं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे खालिद ने, देखिए जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें सैनिकों को दीपावली पर शुभकामनाएं भेजनी चाहिए, तो बिजनौर के खालिद ने हमें रिकॉर्डिंग में ये बात बताई है अपनी कि सैनिकों के नाम पर मैंने घर में, और मैंने नहीं बल्कि पूरे हमारे परिवार ने दिया जलाया और उनको नमन किया। पूरे परिवार के साथ हमने उनको अपनी शुभकामनाएं भेजी दिया जलाकर, और ऐसे सिपाहियों को हम सैल्यूट करना चाहते हैं। खालिद की ये बात सुनिए। मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारे ऐसे जवान, जो हमारे सैनिक हैं देश के, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, सीमा बल पे खड़े हैं, मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा मेरे दिल से। और मैंने इस दिवाली उनके नाम का दिया भी जलाया अपनी फैमिली के साथ मिलके। मैं इनको कहना चाहूंगा कि वो इसी तरह से हमारे लिए डटे रहे, लगे रहे, और हम भी उनके लिए प्रे करेंगे, अपने दिल से कामना करेंगे उनके पेरेंट्स को और उनके घर वालों को भगवान शक्ति दे, हमारे में उनको लगे, ताकि वो फ्यूचर में इसी तरह से हमारी केयर करते रहें और लाइफ में वो इसी तरह से अपनी ड्यूटी को निभाते रहें, और हम भी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे बनती है हम भी उनके लिए निभाते रहें। बेंगलुरु से अपूर्वा खातून जो है वो भी एक अपने जज्बात को इन शब्दों में कहना चाहती हैं। मेरा नाम अपूर्वा खातून है। वो लोग अच्छा है, हमारे लिए अच्छा करते हैं, देश को बचाते हैं, यही मेरा संदेश है। अब जनरल साहब, हमारे फौज में चूंकि पारंपरिक रूप से सिर्फ पुरुष हुआ करते थे, लेकिन आज चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी तो है ही है, हमारे नौसेना, वहाँ महिलाएं भी वहाँ आने लगी हैं। और कमाल की बात यह है कि उन महिलाओं में भी वही जज्बा, वही हौसला, वही जुनून दिखता है देश की सेवा का। और जब आपने ये बात कही कि ट्रेनिंग जो आपने बताई कि किस तरह से होती है, तो ये समझ में आता है कि वहाँ जाती किस तरह की सोच में बदलाव आती है। आपके अपने जीवन में, क्योंकि 1962 में आपने ज्वाइन किया था और एक लंबा समय आपने बिताया, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, और सफलता के साथ लड़ी गई वो लड़ाइयाँ हैं। और उस दौर के हालात में, आपके हालात में क्या कुछ बदलाव आपको लगता है, उसके बारे में जरूर आपके अनुभव हम साझा करना चाहेंगे। देखिए, हर समय वक्त बदलता है, सोसाइटी की प्रायोरिटीज बदलती हैं, एजुकेशन लेवल बदलते हैं, हर एक की सोशल रिक्वायरमेंट बदलती है, हर एक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बदलती हैं, बढ़ती हैं।
जब हम भर्ती हुए थे तो जवान अंगूठे से तनख्वाह लेता था, अंगूठा लगा के। आज जवान बीए है, ग्रेजुएट है, मैट्रिक तो है ही है हर हालत में जी। तो जरूरी है कि मैन मैनेजमेंट बहुत बदल गई है। जब हम लोग सब यंग ऑफिसर होते थे उस समय मैन मैनेजमेंट कंपैरेटिवली आसान होती थी, क्योंकि ज़्यादा लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, इतना कोई टेलीविज़न नहीं देखते थे, इतना कोई रेडियो भी नहीं सुन पाते थे। उस ज़माने में तो रेडियो भी केवल पूरे यूनिट में 1-2 अफसरों के पास होता था। अच्छा। 800 आदमी से मुश्किल से 800 आदमी के एक यूनिट में 2-4 रेडियो होंगे। आज तो सब टेलीविज़न देखते हैं, तो सब लोगों की सोच बदल रही है। इसलिए लीडरशिप रिक्वायरमेंट जो है आज वो बहुत बदल गई है। हम लोगों के टाइम में लीडरशिप की रिक्वायरमेंट कुछ फ़र्क थी, आज लीडरशिप की रिक्वायरमेंट कुछ बदल गई है। आज के सोल्जर्स डिमांडिंग है, आज के जो यंग ऑफिसर्स हैं वो डिमांडिंग है। आज हर एक व्यक्ति जो फौज का है वो देख रहा है, सब किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके पास सोशल मीडिया है, हर एक के पास सेल फोन में वो कंप्यूटर लगे हुए हैं, इंटरनेट है। ये चीज़ें बहुत बदल गई हैं। आज के जो वॉरफेयर है, जो लड़ाई का तरीका है, उसमें भी बहुत कुछ बदलाव है। बिल्कुल, हथियार कितने किस्म के आ गए हैं आजकल, नए नए किस्म के हथियार आ गए हैं, नए नए किस्म के नाइट विजन डिवाइसेस आ गई हैं। पुराने जमाने में रात को कहाँ देख सकते थे, और सारी लड़ाइयाँ तो रात को होती हैं। अब सबके पास नाइट विजन डिवाइसेस है, हथियार के ऊपर नाइट विजन, एमिंग नाइट विजन है, दूरबीन है नाइट विजन, कैमरास है नाइट विजन। आज आपके पास दुश्मन की खबर लाने के लिए ड्रोन्स हैं जी, एयर फोटोग्राफ्स मिलती हैं आपके पास। आजकल इतने अच्छे रेडियो कम्युनिकेशन है, आपके पास सेल फोन्स हैं, उससे बात हो सकती है। और हथियार की कितनी तब्दीली हो गई है, नए नए हथियार मिल रहे हैं, हर एक चीज़ में बदलाव आ रहा है। इससे टेक्निक बदल रही है, इससे टैक्टिक्स बदल रही है, इससे सीनियर ऑफिसर्स के लेवल पर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बदल रही है जी। तो उसके हिसाब से जो सीनियर लेवल पर हैं उनको भी अपने आप को तैयार करना है, और उनके पीछे जो जितने लोग हैं, सिपाही हैं, उनको भी उसके मानसिक तौर पर उसके तरह से। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा और इसका मैं बड़ी खुशी से जवाब देना चाहता हूँ। जी जरूर। जितनी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे IAS हो, IFS हो, IPS हो, जिस किस्म की ट्रेनिंग एक अफसर की होती है आर्मी में, मैं समझता हूँ बिल्कुल अलग है। वो वायो कोर्स करता है, वो JC कोर्स करता है, वो सीनियर कमांड कोर्स करता है, वो हायर कमांड कोर्स करता है, वो नेशनल डिफेंस कॉलेज करता है, वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज करता है। इतने प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं जिनके नाम आपने सुने हैं। वॉर कॉलेज है, इन्फेंट्री स्कूल है, आर्टिलरी स्कूल है, EME ट्रेनिंग सेंटर है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है। इन सब जगह हर एक रैंक के लेवल पे ट्रेनिंग हो रही है। हायर कमांड की जो ट्रेनिंग मऊ में होती है वॉर कॉलेज में, उसमें सीनियर ऑफिसर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। हम एक प्रोग्राम चलाते हैं मेजर जनरल्स के लिए, अच्छा, टू ट्रेन देम फॉर हायर पोजीशंस। नेशनल डिफेंस एकेडमी का क्या है काम? जो नेशनल डिफेंस एकेडमी सेलेक्टेड ऑफिसर्स जाते हैं ब्रिगेडियर रैंक के, दो आर द पीपल जिनको हायर रैंक के लिए तैयार किया जा रहा है, जिनको नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव मिल रहा है, जिनको उस चीज के लिए इक्विप किया जा रहा है कि वो नेशनल स्ट्रैटेजी में एक योगदान कर सके। अब देखिए, जो इस तरह का जो ट्रेनिंग आप बता रहे हैं, प्रशिक्षण बता रहे हैं, यही हमारे सैनिक जब आम जीवन में किसी और फील्ड में आते हैं और वहाँ, क्योंकि उनसे अपेक्षा रहती है और उनका प्रदर्शन इतना कमाल का जो बाकियों से अलग होता है, बहुत प्रोफेशनल, और इतने, एक तो यह है कि उनके जीवन का अनुशासन, उनके काम करने का ढंग, वो सब बिल्कुल अलग होता है। तो सिविल लाइफ में भी वो अलग दिखते हैं एकदम से। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है इसमें डिसिप्लिन। हाँ, जिस दिन से आप भर्ती होके आते हैं, चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाएं आप, चाहे किसी रेजिमेंटल सेंटर में जाएं, वहाँ आपको डिसिप्लिन नंबर 1 है। किस समय खड़े होना है, किस समय बैठना है, कौन किसको सल्यूट करना है, लेडीज को किस तरह रेस्पेक्ट करना है, किस तरह से कपड़े पहनने, किस ओकेजन के लिए क्या कपड़े पहनने, किस किस्म से खाना खाना, किस किस्म से किसी से बात करनी है। और जरा सा भी आप इससे डेविएट करेंगे, हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट आर्मी एक्ट है। आर्मी एक्ट के तहत आप, अगर आपके कमीज का एक बटन भी टूटा हुआ पाया जाता है परेड में, यू कैन बी चार्ज अंडर आर्मी एक्ट फॉर हैविंग ए ब्रोकन बटन। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें पर इनका मतलब बड़ा हो जाता है। इनका मतलब ये है कि एक आदमी इसमें डिसिप्लिन हो जाता है। हाँ। अच्छा, वैसे जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जैसे सीमाओं की रक्षा कर रहा है, ITBP है, SSB है, और इसी तरह से CISF जैसे जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, जो हमारे आंतरिक सुरक्षा में तमाम बिल्डिंग्स की, महत्वपूर्ण संस्थानों की, संगठनों की सुरक्षा में लगे हैं, उनका भी भूमिका अपनी बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्हें भी इस तरह के तमाम रिस्क के बीच में काम करना। कोई दो राय नहीं हो सकती जी। देखिए, जमाना बदल रहा है, आपने पहले भी अभी कहा। आजकल आतंकवाद से हम जूझ रहे हैं। आतंकवाद तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में भी होता है। इसको कौन झेलता है? पैरामिलिट्री फोर्सेस झेलती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयरपोर्ट में कितने हादसे होते हैं। अभी आपने टर्की में देखा, एयरपोर्ट में हमला हुआ था, कौन उसको देख रहा है? अगर यहाँ पे भारत में किसी हवाई अड्डे पे, किसी एयरपोर्ट पे हमला होता है, कौन? CISF देखती है।
बिल्कुल। बॉर्डर पे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो अहमियत है वो दिन पे दिन बढ़ रही है और इनको भी उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक काम कर रहे हैं। फर्क कितना है कि जो फौज है उसका बेसिक टास्क दुश्मन से लड़ना, सरहद की हिफाजत करना है जी। सेकेंडरी टास्क है एड टू सिविल अथॉरिटी, यानी टेररिज्म के साथ जूझना, या कहीं आपदा में कहीं अगर जरूरत होती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है उस दौरान भी। वो आपने बड़ी अच्छी बात कही। हाँ। जिस किस्म का योगदान, पहली बात आर्म्ड फोर्सेस के पास सब चीजें उपलब्ध हैं, चाहे बोट्स हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे किसी किस्म की और चीज की सहूलियत की जरूरत, चाहे कम्युनिकेशन इशू। अब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब गुजरात में एक अर्थक्वेक आया था, सब कम्युनिकेशन टूट गए थे। जैसे ही आर्मी पहुंची, मिनटों में कम्युनिकेशन चालू हो गया, क्योंकि आर्मी के पास मोबाइल कम्युनिकेशन फैसिलिटी है। दूसरी बात, एक आर्मी की लीडरशिप है। हमारे लीडरशिप जो है ना, वो बड़ी जबरदस्त चीज है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि वैसे देश के तमाम हिस्सों में, यहाँ तक कि जैसे कश्मीर से भी हमारे पास संदेश आए और देश के अलग अलग हिस्सों से आए, हमें इस बात को कहीं गहराई से समझना चाहिए, एक तार्किक रूप से समझना चाहिए। जनरल साहब, आपसे बहुत सारी बातें हमने आज जानी हैं और कम से कम उन तमाम संदर्भों में जो हमारे श्रोताओं ने हमें रिकॉर्डिंग्स के जरिए हम तक पहुंचाई, उन तमाम पत्रों के माध्यम से बहुत सारी ग्रीटिंग्स जो उन लोगों ने भेजी हैं उन सब के लिए, तो वो हम थोड़ा सा अपने श्रोताओं को सुनवा देना चाहते हैं। छोटे छोटे हिस्से रिकॉर्डिंग्स हम जरूर सुनवाना चाहते हैं, जिनके दिलों में इतना प्यार है अपने सैनिकों के लिए और अर्धसैनिक बलों के सिपाहियों के लिए, उस बात को हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं और फिर लौट कर आते हैं। मैं सुरेंद्र सिंह लोधा, ब्रिज बुरानी है, डिस्ट्रिक्ट बाजपुर, राजस्थान। मैं देश के जवानों के लिए, मुझे उन पर बहुत गर्व है कि वो अपनी शान से देश की रक्षा कर रहे हैं और जो शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित है। मैं पानीपत से जय भगवान अवसर। संदेश तो यदि हम तो भगवान से ये कामना करते हैं उनकी उम्र लंबी हो, क्योंकि हरियाणा के लाडवा क्षेत्र के काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ, जब वो सीन देखते हैं टीवी में, दर्द तो होता ही है। बस हमारी तो आंखों में आंसू भरा। उनके बच्चों की उम्र लंबी हो, हम भगवान जी से पूरी प्रार्थना करेंगे उनकी उम्र लंबी हो। मेरा नाम है पिंटू सिंह। वीर जवानों को यही कहना चाहिए, वीर जवानों हम आपके साथ हैं, हमारे न्यूज़ आपके साथ, पूरा हिंदुस्तान जो लोग सुने, सारे वीर जवानों को लिए हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रामपुर बिहार से बोल रहा हूँ। संदेश मैं यही देना चाहता हूँ, हमारे जो हमारे बॉर्डर पे जो हमारे जवान से जो पड़े हैं, वो हमारे जवान हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दीपावली का शुभकामनाओं तो मैंने तो देख चुका हूँ पहले एक्चुअली द्वारा। अब मैं उसको एक संदेश दे रहा हूँ, जो हमारे बॉर्डर पे जो डटे हुए हैं ना, उसके लिए हमें नाज है। मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी सोचता हूँ देश के लिए कुछ काम करूँ। जी, राजेंद्र कुमार मेरा नाम है, बाराबंकी यूपी से बोल रहा हूँ। सर, मेरे जवान भाई जो हैं कड़ी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, इसके लिए आज भी मेरा दिल बहुत मतलब उन लोगों को याद कर रहा है। अगर उनकी जगह हम भी होते तो आज हम भी अपने देश की सेवा कर पाते, एक बार सेवा का अवसर मिलता। मैं सैनिकों को संदेश देना चाहता हूँ, खासतौर से महिला सैनिकों को जो मैं संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले तो ये देखा जाता था कि महिलाएं जो है सिर्फ डॉक्टर या वैज्ञानिक या फिर टीचर तक ही सीमित है। आज जो महिलाएं हैं वो सैनिक भी बन रही है, थल सेना हो चाहे नौसेना हो, और यहाँ तक अब तो वायुसेना भी लड़ाका विमान भी महिलाएं चला रही है। उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और हर हिंदुस्तान के हर परिवार से ही कहना चाहता हूँ, जो लोग बेटियों के विरुद्ध जो भ्रूण हत्या का काम करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि अब सामने आ गया कि अब समझ लें कि बेटियां क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती। तो मैं खासतौर से महिला सैनिकों को मैं जरूर उनको सम्मानित करना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आसिफ बोल रहा हूँ यूपी से। सबसे पहले तो मैं पूरी आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। संदेश पहुँचाना, उन तक मैसेज पहुँचाना आम जनता के जरिए इतना आसान नहीं होता है। किसी आम जनता के लिए, हिंदुस्तानी पब्लिक के लिए इतना आसान नहीं होता वहाँ तक मैसेज पहुँचाना, जिस तरह से पहुँचाएं। तो ये जो काम शुरू किया है ये बहुत अच्छा काम है। तो जितना भी सैनिक हिंदुस्तान में चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि आप देखिए अपने घर परिवार से दूर, उनको त्योहार घर के अंदर कोई सा भी त्योहार हो, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, कोई सा भी त्योहार उनको मनाने का मौका नहीं मिलता घर के अंदर। तो यही एक जरिया है, कोई सा भी त्योहार हिंदुस्तान में उनके साथ त्योहार की खुशियां बांटी जाए। इसी तरह से हमारे देश की रक्षा करते रहें और हमारे देश का सम्मान बढ़ाते रहें। जय हिंद जी। मैं सुब्राज कालिंदी, मुसावनी घाट जिला। सर्वप्रथम उन सैनिक के माता पिता को हमारा तरफ से प्रणाम, सत सत नमन। और उन सैनिक जिन्होंने हमें स्वतंत्र रहने का हक दिया, हमें बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, उन सभी सैनिक को हमारे तरफ से सत सत नमन। इन शब्दों के साथ जय हिंद और FM रेडियो को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक कुमार नाम है मेरा और मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मैं भी अपने मतलब NCC कैडेट हूँ मैं,
बटालियन आर्मड स्क्वाड्रन से। मेरे पिताजी भी सीआरपीएफ में हैं, तो मैं जानते हैं कि क्या परेशानियां होती हैं वहाँ पे। आर्मी वालों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग न डरे नहीं, आप लोगों के पीछे हम लोग पूरे भारत देश और बिहार पूरे आपके साथ हैं। तो श्रोताओं, आप सबकी तरफ से जो आपने थैंक्स भेजा है ना, धन्यवाद भेजा है अपने सिपाहियों के लिए, वो हम वहां तक हमने पहुंचाया है और इस माध्यम से भी पहुंच रहा है। अभिषेक जैसे कहते हैं कि मैं एनसीसी का कैडेट हूं और मैं खुद, मेरे पिताजी सीआरपीएफ में हैं, मैं भी जाना चाहता हूं। तो ऐसे हमारे युवाओं के जोश और उत्साह को हम सलाम करते हैं और आम जीवन में आम इंसान भी अपने उन भावनाओं को व्यवहार में उतारे। कहीं भी कोई सिपाही और सैनिक दिखता है तो उसको पूरा रिस्पेक्ट हम दें, ये उसका हक है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच है, स्टूडियो में आकर बहुत सारी बातें जिन्होंने की है लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, उनका हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। आपके आने से तमाम ऐसे आयाम जुड़े इस चर्चा में जिसने हमारे दिलों को छुआ है और हमें लगता है कि हमारे सुनने वालों के दिलों तक भी बात पहुंची है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस गीत के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं, क्योंकि इस सिपाही का एक ही जज्बा, एक ही भावना उसकी है, ये देश जो है ये उसकी जान है। और वो जान जो है, कहते हैं ना कि जान किस चीज में बसती है, तो तिरंगे में वो जान बसती है, क्योंकि वो प्रतीक है देश के आन बान और सम्मान का। तो हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं अपने ऐसे सिपाहियों को और आपको इस गीत के साथ छोड़े जाते हैं। जयनेन्द्र को आज्ञा दीजिए, नमस्कार। देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन कर सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में। कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने पे जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आगामी शनिवार रात 9 बजे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह और प्रस्तुति सहयोग था चंपा धर्मशक्तु का। पोस्ट